नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे और जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर सभी टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो हम हिस्ट्री लेकर के आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। तो जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा और अब सर जॉन शोर के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सर जॉन शोर की अगर हम बात करें तो सर जॉन शोर का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 1793 से लेकर के 1798 के बीच में है। अब आपको जैसे पहले ही पता है कि सर जॉन शोर ने कॉर्नवालिस के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में एक पॉलिसी बनाई थी जो जमींदारों के संदर्भ में थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त जो रूपरेखा है वो किसके दिमाग की उपज है? तो सर जॉन शोर के दिमाग की उपज है, जबकि वो किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम आगे बात करें तो सर जॉन शोर की जो नीति है, इसकी जो पॉलिसी है वो हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता है कि किस गवर्नर जनरल की नीति हस्तक्षेप की नीति कहलाती है? तो आप कहेंगे सर जॉन शोर की। लेकिन इन्होंने हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप केवल एक देशी राज्य के संदर्भ में किया था, तो अवध राज्य के संदर्भ में इन्होंने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। तो ये एक अपवाद है कि किस राज्य के संदर्भ में उन्होंने हस्तक्षेप किया था, तो अवध के संदर्भ में हस्तक्षेप किया था। तो इस पर आपके 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है। तो लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 1798 से लेकर के 1805 तक है और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली के शासनकाल में क्या क्या कार्य किए थे, इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लॉर्ड वेलेजली जो है वो 1798 में ब्रिटेन से भारत आया था और भारत में कौन सा पद उन्होंने धारण किया? तो भारत में गवर्नर जनरल का पद उन्होंने धारण किया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये उत्तराखंड ग्रुप सी में आपका क्वेश्चन बना था कि लॉर्ड वेलेजली भारत किस वर्ष आए थे? तो वो भारत आए थे 1798 में। और जब ये भारत आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1798 ईस्वी में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। तो जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की जो पहली घटना हुई थी वो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में घटित हुई थी। अब हम अगर बात करें प्रेस पर, तो प्रेस पर आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रेस पे प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लगाया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। और प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो कहा जाता है सर चार्ल्स मैडकॉफ को। यानी कि सर चार्ल्स मैडकॉफ ने प्रेस पे प्रतिबंध को क्या किया था? हटाया था। और मैडकॉफ आपको पता है कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद आए थे। और इसके बाद प्रेस पे प्रतिबंध दोबारा लगाया था। प्रेस पर दोबारा प्रतिबंध किसने लगाया था? तो प्रेस पर पुनः प्रतिबंध जो लगाया गया था वो लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो लॉर्ड लिटन ने किस एक्ट के तहत प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 1778 में पारित हुआ था, उसके तहत प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड लिटन ने लगाया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो वर्नाक्युलर
प्रेस एक्ट को जो समाप्त किया था, प्रेस एक्ट का जो समाप्त किया था वो किया था लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष समाप्त किया था? 1882 में समाप्त किया था। तो प्रेस पर ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन बनता है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है किस यूरोपीय जाति ने भारत में शुरुआत की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों ने की थी। कहाँ पे की थी? गोवा में की थी। तो प्रेस पर जो प्रतिबंध की पहली घटना है वो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लगाई गई थी। और प्रेस से संबंधित अन्य क्वेश्चन ये आपके हैं। अब हम बात करें कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो एक पॉलिसी लेकर के भारत में आए थे जिसे सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो संधि है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो अपनी सहायक संधि के लिए जाना जाता है। और सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व डुप्ले कर चुका था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले दक्षिण भारत में सहायक संधि का प्रयोग कर चुका था। और अब इसका व्यापक प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो किया जा रहा है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो देखिए, सहायक संधि के तहत जिन देशी रियासत के राजाओं से सहायक संधि की जाती थी, तो सहायक संधि के बदले उन देशी रियासत के राजाओं के राज्य में ब्रिटिश सरकार अपनी सैन्य टुकड़ी रखती थी और उसके बदले में उनसे एक विशाल धनराशि लेती थी। तो धनराशि छोटे राज्यों से लेती थी और जो बड़े वर्ग के राज्य थे उनसे वह क्षेत्र ले लेती थी जिन क्षेत्र पर उनकी प्रभुता होती थी, सॉवरेनिटी होती थी। तो सहायक संधि के तहत सबसे ज़्यादा फायदा ब्रिटिश सरकार को हो रहा था। तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा व्यापक रूप से चलाई गई। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला देशी रियासत कौन सा था? तो वो था हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद के शासकों को निज़ाम कहा जाता है, उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला देशी रियासत जो थी वो हैदराबाद के निज़ाम थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य जो थे उसे आप एक फॉर्मूले के द्वारा याद कर सकते हैं, एक सूत्र के द्वारा याद कर सकते हैं, HMT के आप बॉस, इसके द्वारा आप उसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद सहायक संधि को स्वीकार किया था किस राज्य ने? मैसूर राज्य ने। मैसूर के बाद किसने? तंजौर ने। तंजौर। उसके बाद अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। जी हाँ, पूना के जो शासक थे उन्हें पेशवा कहा जाता था, पेशवा ने। उसके बाद बरार के भोसले ने सहायक संधि को स्वीकार किया था और सहायक संधि को स्वीकार किया था सिंधिया ने भी, ग्वालियर के सिंधिया ने भी। तो एक के बाद एक इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब आगे अगर हम बात करें कि मैसूर के संबंध में, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय भी लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है। तो आगे अगर हम बात करें, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तब आपका क्वेश्चन बनता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में लड़ा गया था और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, तो टीपू सुल्तान की पराजय हुई, टीपू सुल्तान की
मृत्यु हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण जो है लॉर्ड वेलेज़ली को ही मैसूर यानी कि आधुनिक कर्नाटक, तो मैसूर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का श्रेय लॉर्ड वेलेज़ली को दिया जाता है। अब आगे अगर हम बात करें, 3 चीज़ आप ध्यान में रखिए कि टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेज़ली और फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन, ये समकक्ष थे। ये एक तीनों के समकक्ष थे, एक दूसरे के समकक्ष थे। तो अगर हम बात करें, लॉर्ड वेलेज़ली जो थे वो अंग्रेज़ थे, इंग्लैंड के थे। नेपोलियन जो है वो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। और ये टीपू सुल्तान जो है ये भारतीय थे। तो अब अगर बात करें कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के भारत में भी संघर्ष चल रहे थे और इनके यूरोप में भी संघर्ष चल रहे थे, तो इसीलिए भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के शत्रु फ्रांसीसियों से क्या किया था, समर्थन लिया था। टीपू सुल्तान की सेना में जो है फ्रांसीसी सैनिक भी थे, यानी कि टीपू सुल्तान का जो है फ्रांसीसियों से पूर्ण समर्थन प्राप्त था। और ये टीपू सुल्तान का जो है नेपोलियन के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो नेपोलियन से मैत्रीपूर्ण संबंध किसके थे? नेपोलियन से मैत्रीपूर्ण संबंध जो थे वो टीपू सुल्तान के थे। और ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने नेपोलियन के जैकोबियन क्लब की भी सदस्यता ली थी। जैकोबियन क्लब की क्या ली थी? सदस्यता ली थी। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता है कि कौन सा भारतीय शासक था जिसने नेपोलियन के जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली थी? तो वो ली थी टीपू सुल्तान ने। और अब आगे बात करें कि वेलेज़ली ने जब टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया तो वेलेज़ली को 1805 ईस्वी में कहाँ भेजा गया? वेलेज़ली को भेजा गया इंग्लैंड में, क्योंकि उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संघर्ष चल रहा था, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन का बोलबाला था और नेपोलियन अंग्रेज़ों का क्या था? शत्रु था। तो अब इस वेलेज़ली ने यूरोप में नेपोलियन को पराजित किया था। वेलेज़ली ने नेपोलियन को पराजित किया था और नेपोलियन को पराजित करने के बाद लॉर्ड वेलेज़ली को एक उपाधि दी गई थी। लॉर्ड वेलेज़ली को कौन सी उपाधि दी गई थी? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से किस अंग्रेज़ गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेज़ली को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से जाना जाता है। और वेलेज़ली जो है स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। तो बंगाल का शेर जो है ये टाइटल भी इसने धारण किया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वेलेज़ली के समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसे जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है और इसी ने जो है मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और टीपू सुल्तान की जिससे मित्रता थी नेपोलियन से, उसे भी जो है यूरोप में पराजित किया था और पराजित करने के बाद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से ये वेलेज़ली था। वेलेज़ली के बाद अब बात करें, वेलेज़ली के बाद 1805 में दोबारा गवर्नर जनरल बन कर के आए कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन कॉर्नवालिस की आकस्मिक मृत्यु हो गई और आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें दफन कर दिया गया गाजीपुर में। गाजीपुर में कॉर्नवालिस की समाधि है। इसके बाद हम आगे बात करें तो सर जॉर्ज बार्लो का टाइम पीरियड होगा और बार्लो के बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम का टाइम पीरियड होगा, जो अमृतसर की संधि के लिए जाना जाएगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप इसे पढ़िए और फिर हम इसके आगे के वीडियो अगले टर्न में करेंगे। थैंक यू।